कौशिक, प्लीज मेरी बात सुन लो। दीदी के घर आने से पहले ही मेरी टिकट मेरे मायके के लिए करवा दो ना। अगर तुम नहीं करवाओगे तो मैं खुद ही अपनी टिकट करवा लूंगी, लेकिन फिर मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं साफ साफ कह दे रही हूं। रूपाली ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े खड़े अपने बालों को ठीक करते हुए अपने पति कौशिक से कहा। लेकिन रूपाली, मेरी तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि दीदी तो बहुत ज्यादा बुरा मान जाएंगी और मुझसे ना जाने कितने तरह तरह के सवाल करेंगी। और दीदी की तो बात ही छोड़ो, पहले तो हमें मम्मी के सवालों के सामने से गुजरना होगा। उनसे क्या कहेंगे हम? कौशिक ने बहुत ज्यादा चिंता दिखाते हुए अपनी बात रूपाली के आगे रख दी। देखो कौशिक, जानते तो तुम सब कुछ हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी गलत कह रही हूं। फिर आखिर क्या समस्या है? जब तक दीदी यहां रहेंगी तब तक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना यहां पर। उनके वापस जाते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। रूपाली ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए बड़े दुखी मन से कहा। रूपाली, मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मनोस्थिति बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन ये भी तो सोचो जरा कि मम्मी से पंगा कौन लेगा। मैं तो शायद बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। कौशिक ने थोड़ा सहमते हुए फिर अपनी बात रख दी, क्योंकि वो अपनी मम्मी दामिनी जी से बहुत घबराता था। कौशिक, अगर तुम बात नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी से बात कर लूंगी। अब जब मैंने मायके जाने का ठान ही लिया है तो फिर उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। इतना कहते हुए रूपाली के चेहरे पर चमक सी आ गई। लेकिन रूपाली, तुम्हें डर नहीं लगता मम्मी से? कौशिक ने रूपाली का चेहरा ताकते हुए आश्चर्य से पूछा। कौशिक, पहले डर लगता था, लेकिन अब जब से खुद मां बनने वाली हूं तब से खुद से ज्यादा उस नन्ही सी जान की फिक्र रहती है। और एक मां अपने बच्चे के अस्तित्व के लिए किसी से भी नहीं डरती। ये बात कहते हुए रूपाली का हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर पहुंच गया। उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि वो अपने अजन्मे बच्चे को बड़े प्यार से दुलार रही है। सच कह रही हो रूपाली तुम। अब तो मम्मी से मैं भी निडरता से बात करूंगा। आखिर सवाल मेरे बच्चे का जो है। कौशिक ने भी रूपाली के पेट की ओर निहार कर अपने अजन्मे बच्चे पर अपना दुलार उड़ेल दिया। दरअसल समस्या ये थी कि रूपाली की ननद मधुरिमा जब देखो तब अपने बच्चों की एक भी छुट्टी पड़ते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ धमकती। खैर 2 वर्ष पहले इस घर में ब्याह कर आई रूपाली को इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। भाई, बेटी का मायका है तो फिर वो तो आएगी ही। लेकिन समस्या रूपाली को ये होती कि जब भी मधुरिमा मायके आती तो वो खुद तो हाथ पर हाथ धरकर बिल्कुल आराम से बैठ जाती और अपने बच्चों के साथ साथ एक से एक चीजों को बनाने की फरमाइश रूपाली से करती रहती। उन दिनों इतना ज्यादा काम बढ़ जाता कि रूपाली एकदम से पस्त ही हो जाती। मधुरिमा के दोनों बच्चे रूपाली के कमरे में घुसकर जी भरकर उधम मचाते, सारा सामान इधर से उधर उलट पुलट कर रख देते। लेकिन गनीमत हो कि कभी मधुरिमा के मुंह से एक बार भी अपने बच्चों को समझाने या डांटने का प्रयत्न किया जाता हो, बल्कि उल्टा वो यही बोल देती कि आखिर बच्चे नहीं खेलेंगे कूदेंगे तो कौन खेलेगा। और तो और रूपाली भी ननद के बच्चों से कुछ भी नहीं कह सकती थी। सास दामिनी जी भी बहू की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। रूपाली इतना ज्यादा पस्त हो जाती कि अक्सर बीमार ही पड़ जाती। एक बार रूपाली ने दबे स्वर में अपनी बात दामिनी जी के सामने रखनी भी चाही, लेकिन तब तो दामिनी जी रूपाली की बात सुनकर एकदम से भड़क उठी। अच्छा, तुम बड़ी अनोखी ब्याह कर आई हो इस घर में, मेरी बेटी का मायके आना बंद करना चाहती हो। तुमको अभी से मेरी बेटी और उसके बच्चों से समस्या होने लगी है। उसका मायके आना तुमको खलता है। सपने में भी इस तरह की बात मत करना, वरना उससे पहले तुमको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। फिर तो रूपाली ने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की दामिनी जी को कि मेरा ये मंतव्य बिल्कुल भी नहीं है मम्मी जी। लेकिन दामिनी जी तो जैसे कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी, क्योंकि घर में सिक्का दामिनी जी का ही चलता था। खैर रूपाली ने सब कुछ समय पर छोड़ना उचित समझा। आखिर क्यों बेकार ही घर में कलह के बीच बोए जाए। समस्या तो उसकी कौशिक भी समझता था, क्योंकि मधुरिमा के बच्चे बहुत ही शरारती, जिद्दी और उदंड थे। उसको भी वो लोग तंग कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी माँ के आगे एक तरह से मजबूर था। इस बार जैसे ही मधुरिमा का फोन आया कि बच्चों की छुट्टी हो गई है और वो बच्चों को लेकर मायके आ रही है, बस रूपाली ने फटाफट मायके जाने का कार्यक्रम तय कर लिया, क्योंकि इस बार वो अकेली नहीं, एक नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में पाल रही थी। अगर उसको कुछ हो गया
तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी वो जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से ज्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने हल्का फुल्का बेड रेस्ट भी बताया था, बस इसीलिए वो मायके जाने को उतावली हो रही थी। लेकिन असल समस्या तो ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कहने को तो रूपाली और कौशिक दोनों ने ही कह दिया कि वो दामिनी जी से बात कर लेंगे, लेकिन हिम्मत तो दोनों की ही नहीं पड़ रही थी। खैर, बात तो अपनी रखनी ही थी, फिर परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। दोनों लोग एक साथ दामिनी जी के कमरे में पहुंच गए। दामिनी जी बैठी बैठी टीवी पर भागवत कथा सुन रही थी। अरे आज तुम दोनों एक साथ? दामिनी जी बेटे बहू को एक साथ इस समय देखकर चौंक गई, क्योंकि सब लोग खाना खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे। हाँ मम्मी, नहीं मम्मी, हाँ मम्मी। दामिनी जी की बात सुनते ही एकदम से कौशिक बौखला गया, क्योंकि वो जल्दी दामिनी जी के सामने बहुत कम ही बोलता था। ये गलबल गलबल क्या कर रहे हो? आखिर कहना क्या चाहते हो? रूपाली, तुम ही बताओ कि क्या बात है। दामिनी जी कड़क स्वर में रूपाली से मुखातिब हो गई। नहीं मम्मी, मैं ही बताता हूं कि आखिर क्या बात है, कौशिक तपाक से बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस अवस्था में रूपाली माँ के गुस्से का शिकार हो। असल में मम्मी, मैं रूपाली को थोड़े दिनों के लिए उसकी मम्मी के घर भेज रहा हूं। कौशिक ने आखिरकार बहुत हिम्मत करके अपनी बात कह ही दी। क्या? दामिनी जी के ये सुनकर बिल्कुल 440 वोल्ट का करंट ही लग गया। मैं ये क्या सुन रही हूं बहू? हाँ मम्मी, आप ठीक सुन रही हैं, कौशिक बोल पड़ा। लेकिन परसों तो मधुरिमा भी आ रही है बच्चों के साथ। अगर उसको रूपाली नहीं मिलेगी तो उसे कैसा लगेगा? और हाँ, ये जा क्यों रही है? आखिर कुछ तो कारण होगा। दामिनी जी को बेटे बहू की बात हजम ही नहीं हो रही थी। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको साफ साफ सब कुछ बताती हूँ। असल में मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि जीजी के आने से मुझको कोई समस्या नहीं, लेकिन उनके यहाँ पर आने से मेरे ऊपर अनावश्यक रूप से काम बहुत अधिक बढ़ जाता है। मुझको रसोई से थोड़ी भी देर को आराम नहीं मिलता। लेकिन तब आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जीजी के यहाँ से जाने के बाद अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तब की बात और थी, पर इस समय तो आपके परिवार का वारिस मेरी कोख में पल रहा है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बोला है। तो काम करते करते अगर मुझको कोई भी दिक्कत हो गई तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये बात तो जाहिर ही है कि जीजी के आने से फिर से मेरे ऊपर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ जाएगा। बस इसीलिए मैं अपनी मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। रूपाली ने अपनी बात को पूरी समझदारी के साथ विनम्रता पूर्वक कहा। अच्छा, ये बात है रूपाली बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मनोस्थिति को, लेकिन तुमको इस तरह मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इस बार पहले ही तय कर लिया था कि इस बार से तुम मधुरिमा और बच्चों की कोई भी फरमाइश नहीं पूरी करोगी, बल्कि मधुरिमा खुद अपनी भाभी का आगे बढ़कर ख्याल रखे। आखिर बेटा, मैं भी एक स्त्री हूँ और दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती हूँ। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब भविष्य में कभी भी वो परिस्थितियां नहीं आएंगी, क्योंकि मैं पहले गलत थी। एक अकेले पर सारा बोझ कभी नहीं डालना चाहिए। असल में एक महिला सास बनने के बाद अपनी खुद बहू वाली मनोस्थिति को भूलकर अपनी बहू के साथ ज्यादती करने लग जाती है। बस शायद यही समस्या सास बहू के बीच टकराव की स्थिति ले आती है। लेकिन अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब वो परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। दामिनी जी ने रूपाली को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, थैंक यू मम्मी जी, आपने तो मुझको बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया। रूपाली दामिनी जी के सीने से लिपट गई। अरे बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूं। रूपाली के इस तरह लिपटते ही दामिनी जी खुश होते हुए बोली। खैर, 2 दिन बाद मधुरिमा अपने बच्चों के साथ मायके की दहलीज पर आ गई। मम्मी, रूपाली नहीं दिखाई पड़ रही और आप रसोई में चाय बना रही है। रूपाली कहीं गई है क्या? मधुरिमा ने आश्चर्य से दामिनी जी से पूछा। हाँ बेटा, ये तो तुझको पता ही है कि तुम बुआ बनने वाली हो, बस इसीलिए मैंने उससे आराम करने को बोला है। अब तू आ गई है तो मुझको भी आराम हो जाएगा। अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर सारा काम संभाल लेंगी। मैं ठीक कह रही हूं ना? दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी, मधुरिमा ने बहुत ही धीरे स्वर में कहा। लेकिन मन ही मन तो वो बुझ ही गई कि वो तो ससुराल के काम से बचने के लिए यहाँ भाग कर आती थी और यहाँ भी काम। खैर, अब तो वो आ ही गई थी। और हाँ मधुरिमा बेटा, अब तो हमेशा ही यही होगा,
क्योंकि जब बहू की गोद में बच्चा आ जाएगा तब भी तो वो इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? दामिनी जी ने मधुरिमा का चेहरा निहारते हुए कहा। हाँ मम्मी, ठीक है। और 2 ही दिन बाद मधुरिमा बहाना बनाकर वापस ससुराल लौट गई और उसने जल्दी जल्दी मायके आना भी छोड़ दिया। और अगर आती भी तो दामिनी जी उसे रूपाली की कुछ न कुछ सहायता करने को कहती रहती। मधुरिमा को मजबूरी में ही सही, लेकिन रूपाली की सहायता करनी ही पड़ती, क्योंकि मधुरिमा भी दामिनी जी से डरती थी। खैर, रूपाली अपनी सास के इस बदले हुए रूप से सचमुच बहुत ज्यादा खुश होती, और अब रूपाली खुश रहती तो कौशिक भी खुश नजर आने लगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।